दोस्तों सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हेल्दी दुनिया में, जहां हम लाते हैं आपको तंदुरुस्त रखने के लिए घरेलू मगर साइंटिफिक जानकारियां। दोस्तों आज का विषय है अस्थमा। क्या आपको या आपके किसी अपने को बार बार खांसी, सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, मौसम बदलने या फिर दूषित हवा में जाने से इन समस्याओं का गंभीर हो जाना ऐसा हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको अंत तक देखें। इसमें हम बताएंगे अस्थमा क्या है, इसके होने के असल कारण क्या हैं और किस तरह भोजन और जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके इसको सही किया जा सकता है। दोस्तों अस्थमा या दमा ऐसी बीमारी है जो लाखों लोगों की सांसें रोक देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ 62 लाख लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और हर साल लगभग 4.5 लाख लोगों की अस्थमा के कारण मौत होती है और इससे अधिक नए लोग इस रोग के शिकार होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अस्थमा है क्या। दोस्तों हमारे शरीर में 5 प्रणालियां काम करती हैं, जिसमें से एक है श्वास प्रणाली, जिस प्रणाली के जरिए शरीर में उनका सबसे महत्वपूर्ण भोजन मिलता है, जो है ऑक्सीजन। इस भोजन को अगर 3 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऑक्सीजन का ये सफर हमारी नाक से शुरू होता है। नाक के जरिए हम हवा अंदर खींचते हैं, श्वास नलिका के जरिए ये हवा फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़े इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन को आगे खून में भेज देते हैं और खून से आगे ये ऑक्सीजन शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है। सेलों में ऑक्सीजन और ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, बर्न होता है, तो सेलों में ऊर्जा पैदा होती है, जिस वजह से हमारे शरीर में ताकत बनती है। जब सेलों में ऑक्सीजन बर्न होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अब खून के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से ये श्वास नालिका से होते हुए नाक के जरिए बाहर निकल जाती है और इस क्रिया से जीवन चलता है। अगर श्वास नलिका और फेफड़ों के सेलों में कोई खराबी आ जाए, वहाँ इन्फेक्शन बन जाए, तो वहाँ सूजन और कफ बनने लगता है, जिससे श्वास नलिका का रास्ता तंग होने लगता है। साथ ही इस इन्फेक्शन के कारण फेफड़ों के फैलने की क्षमता कम होने लगती है, जिस कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़े सही ढंग से ऑक्सीजन खून में नहीं भेज पाते, इस तरह सेलों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, सेलों में ऊर्जा बनना कम हो जाती है, सेल ऑक्सीजन की मांग करते हैं, श्वास नलिका और फेफड़े ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहे। ऐसे में सांस फूलने लगती है और जो स्थिति पैदा होती है उसे दमा या अस्थमा कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों की। लगातार खांसी होना, विशेषकर रात को या फिर सुबह सुबह, सीने में जकड़न और दर्द, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, थोड़ा सा भी काम करने पर सांस फूलना, हमेशा थकावट बने रहना और नींद में कमी आना। किसी भी शख्स को अगर ये लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं वह अस्थमा का मरीज बन चुका है। अब बात करते हैं ये बीमारी क्यों और किन कारणों से होती है। पहला कारण है गलत खान पान। कोई भी इंसान, चाहे वह बच्चा हो चाहे जवान, अगर सही संतुलित भोजन नहीं करता तो उसके शरीर में कमजोर सेलों का निर्माण होने लगता है, जिस कारण उनकी श्वास नलिका और फेफड़ों के सेल भी कमजोर हो जाते हैं। और इसमें दूसरा कारण शामिल हो जाता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में 2 तरह का प्रदूषण आता है। पहला है आउटडोर यानी कि बाहरी प्रदूषण, जिसमें आ जाता है गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल धुआं, धूल, पोल्यूशन कण, जिसमें PM2.5 एंड PM10 आदि शामिल होते हैं। और दूसरा है घर के अंदर का पोल्यूशन, जिसमें शामिल है तरह तरह के सफाई के केमिकल, जैसे फिनाइल, लाइजोल, हार्पिक, डिटर्जेंट, डीओज, मॉस्किटो कॉइल्स, ओडोनिल इत्यादि। बाहर के पोल्यूशन की सभी जहरीली गैसें और प्रदूषण कण और घर के अंदर की इन सभी उत्पादों में शामिल घातक रसायन जब सांस के जरिए श्वास नालिका और फेफड़ों के कमजोर सेलों तक पहुंचते हैं तो वहां इन सेलों को गंभीर रूप में नुकसान पहुंचाते हैं और वहां इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण सूजन पैदा हो जाती है और खराब सेलों में पस बनने लगता है। पस और सूजन के कारण श्वास नलिका ब्लॉक होने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।
साथ ही ये इन्फेक्शन जब फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो उनकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है, उनमें जकड़न महसूस होती है, ऑक्सीजन को खून में भेजने की कैपेसिटी कम हो जाती है। काम करते वक्त जब पूरे शरीर के सेलों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वे ऑक्सीजन फेफड़े पहुंचा नहीं पाते, सांस फूलने लगती है, शरीर में ताकत नहीं रहती और स्थिति गंभीर होने लगती है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज की बात करने से पहले मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक केस स्टडी है और ये कहानी मैंने डॉक्टर रे डी स्टैंड की लिखी किताब व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू में पढ़ी थी। ये कहानी डॉक्टर रे डी स्टैंड की पत्नी की है। डॉक्टर स्टैंड लिखते हैं कि उनकी पत्नी को शादी से पहले ही अस्थमा की समस्या थी और उन्होंने एक डॉक्टर के साथ शादी इस उम्मीद के साथ की थी कि उनकी बीमारी का सही इलाज हो पाएगा। मगर शादी के 10 साल में उनके 4 बच्चे हुए। इन 10 सालों में उनकी पत्नी की तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ती चली गई। उन्होंने हर तरह का इलाज खुद भी किया और बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी करवाया, मगर उनकी तबीयत संभलने की बजाय धीरे धीरे गंभीर होती गई और वह टोटल बेड पर चली गई। अब डॉक्टर साहब की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि 4 बच्चों को संभालना और दूसरी तरफ बीमार पत्नी को संभालना और साथ ही प्रैक्टिस। धीरे धीरे डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के बचने की उम्मीद खोने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब हम इसे बचा नहीं पाएंगे। ऐसे में एक दिन उनकी पत्नी की एक सहेली उनकी पत्नी के पास आती है और उन्हें बताती है कि उनके पति को भी ये समस्या थी। वह भी ठीक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने अपने घर की साफ सफाई और उनके खाने में कुछ परिवर्तन किए हैं और इसके अलावा उनको कुछ डाइटरी सप्लीमेंट देना स्टार्ट किया है, जिनसे अब वह फिर से अपने रोजमर्रा के काम करने लगे हैं। डॉक्टर साहब खुद बताते हैं कि इससे पहले वह डाइटरी सप्लीमेंट को एक फिजूल खर्ची मानते थे। उनका मानना था कि जो खाना हम खाते हैं उसी में से सारा पोषण शरीर को मिल जाता है, मगर अब सवाल उनकी पत्नी की जिंदगी का था। डॉक्टर स्टैंड लिखते हैं कि बतौर डॉक्टर मैं हार मान चुका था, लेकिन बतौर एक पति मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों की मां को खोना नहीं चाहता था। जब मेरी पत्नी ने ये सब ट्राई करने की मुझसे इजाज़त मांगी तो मैं इनकार ना कर सका और मैंने कहा कि हम डॉक्टर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, आप ये भी ट्राई करके देख लो। उस परिवर्तन में शामिल था जिंदा संतुलित भोजन, जीवन शैली में से केमिकल को हटाना और कुछ डाइटरी सप्लीमेंट के जरिए पोषण को पूरा करना। जब ये शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी में नए जीवन का संचार होने लगा। बहुत दिनों बाद वह बिस्तर से उठी और फिर दिन ब दिन वह ऊर्जावान और तंदुरुस्त होती गई। डॉक्टर स्टैंड लिखते हैं कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि भोजन और डाइटरी सप्लीमेंट से ये कैसे हो सकता है। मैं सोच रहा था कि ईश्वर हम पर मेहरबान हो गया है, लेकिन जो भी हो रहा था मेरे सामने हो रहा था। तब मैंने इसको अपने बाकी मरीजों पर आजमाने की सोची। 5 मरीजों को शॉर्टलिस्ट किया जिनको लगभग वैसी ही समस्या थी। डॉक्टर स्टैंड लिखते हैं कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी में ये पहली बार था कि जब डॉक्टर पेशेंट से अपॉइंटमेंट ले रहा था। 5 मरीजों से बातचीत के बाद उनका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। किसी को रिजल्ट धीमा मिला, किसी को तेज, लेकिन सभी ठीक होने लगे। तब मैं सोचने को मजबूर हो गया कि कुछ तो है जो हम डॉक्टर नहीं जानते। डॉक्टर स्टैंड लिखते हैं कि हम डॉक्टरों को दवाइयों के साथ बीमारियों का इलाज करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, मगर शरीर को तंदुरुस्त रखने के सबसे शक्तिशाली साधन यानी कि भोजन के बारे में हमें ट्रेंड नहीं किया जाता। डॉक्टर स्टैंड लिखते हैं कि अब मेरा नज़रिया बदल चुका था और अगले 15 साल मैंने पोषण पर अलग अलग शोध किए और इस दौरान हर तरह की बीमारी के मरीजों पर पोषण थ्योरी को ट्राई किया और हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। दोस्तों, जब मैंने भी इस स्टोरी को पढ़ा तो मैंने भी सोचा कि मेरी नज़र में जितने भी ऐसे मरीज हैं मैं उनको ज़रूर बताऊंगा और मैंने बताना शुरू किया। अभी तक सैकड़ों पेशेंट इस थ्योरी से अपने आप को तंदुरुस्त कर चुके हैं। आप भी तंदुरुस्त हो सकते हैं। इस जंग को जीतने की रणनीति इस प्रकार है। इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन देने वाला भोजन तुरंत बंद कर दें। इसमें शामिल है
गेहूं से बनने वाले सभी खाने, दूध और दूध से बनने वाली सभी चीजें, मार्केट का पैकेट बंद खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस और मिठाइयाँ इत्यादि। इनके बदले गेहूं की जगह रागी, कोदो, बाजरा और जौ का इस्तेमाल करें। दूध की जगह नारियल की गिरी, पानी में भीगे हुए बादाम, अखरोट और पानी में भीगे हुए तिल और अलसी इस्तेमाल करें। दिन में दोपहर 12 बजे से पहले सीजनल लोकल फल खूब खाएं। दोपहर 12 बजे के बाद कच्ची सलाद जिसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर इत्यादि खूब खाएं। अंकुरित की हुई दालें, पानी में भीगे हुए नट्स जैसे बादाम, अखरोट इत्यादि, पानी में भीगे हुए तेल बीज जैसे तिल, अलसी, नारियल की गिरी, इन्हें अपने नाश्ते में शामिल करें। बच्चों को विशेष रूप में दूध बिल्कुल ना दें। दूध की जगह उनको पीनट मिल्क या फिर नारियल की गिरी का दूध दें। पोल्यूशन से बचें। बाहरी पोल्यूशन से बचने के लिए ऐसी जगह पर मत जाएं जहां सिगरेट का धुआं, गाड़ियों का धुआं, धूल इत्यादि हो। घर के अंदर से पोल्यूशन से बचने के लिए घर में कोई भी हार्मफुल केमिकल वाला सफाई का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह सफाई में बायोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। घर के अंदर कुछ एयर प्यूरिफायर पौधे लगाएं गमलों में। घर के अंदर पालतू जानवर ना रखें। खासकर अस्थमा के मरीज को किसी भी पालतू जानवर के पास ना जाने दें। एंटी इंफ्लेमेटरी भोजन यानी कि ऐसे भोजन जो सूजन को कम करते हैं जैसे अदरक, लहसुन, तुलसी, हल्दी, इन सभी को कच्चा ही भोजन में शामिल करें। सुबह सुबह किसी पार्क में जाकर कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांसें लें। नंगे पांव हरी घास पर सैर करें। किसी अच्छी कंपनी के पौधों पर आधारित डाइटरी सप्लीमेंट जिनमें प्रोटीन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और कुछ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट हों, इनको खाने में शामिल करें। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो उनको बंद ना करें। जैसे जैसे आपकी तबीयत सुधरेगी आपके डॉक्टर खुद उन दवाइयों को कम करेंगे और ठीक होने पर दवाइयों को बंद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी अस्थमा से जंग जीतने की रणनीति। आप इसको फॉलो करके देखें, कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर किसी और समस्या पर जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।